ओके जी, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। तो हमने लास्ट वीक या मंडे को ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को वी टॉक्ड अबाउट दी कि हमारे पास जो सूट्स हैं उसमें से जो सूट हमें पसंद है, क्यों पसंद है, दैट इज टीसीपी आईपी सूट। और हमने देखा कि टीसीपी आईपी सूट में जो हमारी 5 लेयर्स हैं, हमने पढ़ा कि लेयर का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो वी टॉक्ड अबाउट कि जी देयर इज ए लेयर 1, देयर इज ए लेयर 2, देयर इज ए लेयर 3, देयर इज ए लेयर 4 एंड लेयर 5, named like physical layer, data link layer, network layer, transport layer and application layer। क्या बात। अब आपने ये भी देखा है कि हर लेयर पे कुछ ना कुछ एक या एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें एक एप्लीकेशन लेयर की, तो हम यहाँ पे बहुत से प्रोटोकॉल पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे HTTP, जैसे मिसाल के तौर पे HTTPS, जैसे FTP, जैसे SFTP, जैसे SSH, जैसे टेलनेट, जैसे SMTP, जैसे SNMP, जैसे IMAP, जैसे POP। So these are the few protocols which are residing on the application layer, and they are performing the application layer functions। ठीक है, हर एक की अपनी फंक्शन है, दूसरे की फंक्शन वो नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इन प्रोटोकॉल्स को या इन लेयर्स को लाजमी तौर पे इसको हमने कहा है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। इसका मतलब है कि इनको किसी ने बना दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, or everyone is following this. That's the reason we call it standard. And these standards are very importantly open, so anyone can use it। ठीक है जी। ओके, अगर हमने ये चीज सीख ली, तो अब हम कुछ ये देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ लेयर्स पे मुख्तलिफ बॉडीज स्टैंडर्ड्स दे रही हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपनी लैब के दौरान केबल बनाई थी, फॉर एग्जांपल क्रॉसओवर केबल, या आपने स्ट्रेट केबल भी बनाई। ये दोनों किस्म की आपने केबल्स बनाई। अब अगर आपने ये केबल्स बनाई, तो अगर हम ये पूछ लें कि नवीद, ये दो केबल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं? क्या ख्याल है मरियम? सिदरा जी, सिदरा। मुश्किल हो जाएगा, अब तवज्जो दो पढ़ाई की तरफ। तो हमने कहा जी क्रॉसओवर केबल उस वक्त होता है जब हम सिमिलर डिवाइसेस, मिसाल के तौर पे सिद्रा के पास लैपटॉप 1 है और मरियम के पास लैपटॉप 2 है, इन दो लैपटॉप्स हैं। आप यहां से कुछ डेटा यहाँ पे शिफ्ट करना चाहती हैं, तो डायरेक्टली यू कैन हैव ए क्रॉसओवर केबल कनेक्ट। और जिस तरह कि आप ब्लूटूथ के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा शिफ्ट कर लेते हो, लेकिन ब्लूटूथ उतना स्पीड नहीं रखता, इतना रिलायबल नहीं है। लेकिन लाजमी तौर पे इफ यू हैव ए केबल एंड द केबल इज सपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल दैट इज सपोर्टिंग 1 गीगाबिट पर सेकेंड, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स बहुत पूरी की पूरी हार्ड डिस्क आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट। जी, उसकी रीजन ये है कि हर चीज की अपनी कुछ रीजंस होती हैं। जैसे कि अभी फिजा ने कहा कि जी इसी पर्पस के लिए तो हम यूएसबी लेके फिरते रहते हैं। हम टीचर को कहते हैं जी ये यूएसबी लग लो और मुझे ये नोट्स या ये मुझे स्लाइड्स दे दो। स्पीड वाइज, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपको 1 मिनट वेट करना पड़े या 1.5 मिनट वेट करना पड़ जाए या 2 मिनट, तो 1 मिनट जो आपको इतना बड़ा चीज नजर नहीं आती, तो इसलिए आप स्पीड में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। आप इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि मैंने उसको इतना, मुझे अपना लैपटॉप साथ लेकर आना नहीं पड़ा टीचर के पास कि जी सर मैं आपके ऑफिस में ये अपना लैपटॉप ले आई हूँ और ये केबल भी ले आई हूँ, ये अपने कंप्यूटर से लगाएं ताकि मैं आप ये चीज यहाँ से ले लूँ आपके कंप्यूटर से। तो आप इसमें खुश हो जाती हैं कि जी यू हैव ए सिंपल स्मॉल
हार्डली 1 इंच आइटम, और आपने वो टीचर को दिया, उसने अपने कंप्यूटर में लगा के रिटर्न आपको किया, और आप घर उसी को लेकर, लैपटॉप लाना ही नहीं पड़ा, डेस्कटॉप लाना ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा डेटा लेकर जाना हो तो देन दिस इज द वेरी नाइस। जब आप ये नहीं थे, मिसाल के तौर पे ब्लूटूथ नहीं था, जब यूटीपी नहीं था, तो हम अपने बैग के अंदर लाजमी तौर पे एक क्रॉस केबल रखते थे। लेकिन स्पेशली जब हम कोई बैकअप वगैरह लेना होता था, तो हम जरूरी अब उसका बैकअप जो होता था इसी के थ्रू लेते थे। लेकिन अब वही बात है कि आपको एक केबल लेके साथ घूमनी होगी। यहाँ पे अब आपका आपकी वो जो कमी, वो चीज हट गई है। अब ब्लूटूथ क्यों आप कहते हैं इंटरेस्टेड हो जाते हो? भाई वायर की जरूरत ही नहीं है, बस चलते चलते काम करके निकल गए। तो वो आपकी मर्जी है कि वेयर एवर विच वेयर यू फील मोर अप्रोप्रिएट, बट दिस इज द सोल्यूशन। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि ये केबल जो बनाने का तरीका हमें सिखाया गया, दैट वाज गवर्न बाय EIA TIA, और इन्होंने स्टैंडर्ड दिया था 568A और 568B। तो इसका मतलब है कि EIA TIA इज एन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने जो भी मुझ पे, मुख्तलिफ स्टूडेंट जब इस किस्म के काम मैं करवाता हूँ तो क्वेश्चंस करते हैं। मिसाल के तौर पे उनको मैं कहता हूँ जी यही कलर इस्तेमाल करने हैं, तो आयशा कहती है जी यही कलर क्यों, मुझे तो रेड कलर अच्छा लगता है, मुझे तो ब्लैक कलर अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ आयशा है कौन? आप हैं। अच्छा, और मरियम कौन है? आई नहीं है, तो चले आज आज हमने क्लास में उसको प्रेजेंट कर दिया। जब हमने कहा एक तरफ सिद्रा, एक तरफ मरियम है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे, कलर क्यों ये किए गए? क्योंकि यही कलर्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी केबल भी उसी कलर की होती है। तो मिसाल के तौर पे जब हम आईओ पे उनको पंच करते हैं तो हमें पता होता है कि मिसाल के तौर पे किन केबल के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है और किन केबल पे रिसीव हो रहा है। तो अगर ये कलर अपनी मर्जी के होते तो फिर तो हमें नहीं पता चलता, भाई उधर तो रेड केबल है, तो ग्रीन केबल है, पता नहीं किस पे ट्रांसमिट है और किस पे रिसीव है। तो आपको स्टैंडर्ड इन चीजों में हेल्प आउट कर देते हैं। समझ आ गई? इसी तरह अगर मैं लेयर 2 की एग्जांपल लूं तो मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर मेड बाय द IEEE। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर मेड बाय IEEE। मिसाल के तौर पे आप बहुत यूज कर रहे हो 802.3 को, क्यों निरोधा? 802.3 का भी यूज किया है, दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। 802.3 is the standard made by IEEE for the Ethernet local area networks. तो अगर हम उमर से पूछूं कि कभी हम यूज कर रहे हैं इथरनेट? नहीं यूज कर रहे, ऐसे फजूल टेक्नोलॉजी है। जब यूज नहीं है तो फिर तो फजूल हुई। तो जेंटलमैन, अगर आप ये देख रहे हो अपना एक्सेस रूटर, तो ऊपर एक इसको ब्लू तार नजर आ रही है, तो सिर्फ मैं यहां से लेके यहां तक वायरलेस हूं, इसके आगे तो सारा वायर इथरनेट है। तो इथरनेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। यहां से लेके मे बी जो प्रोबेबली जो मुफ्ती साहब का ऑफिस है उसके बाहर स्विच लगा हुआ है, उस स्विच तक ये केबल गई हुई है। फिर उस स्विच से मे बी जो अगली केबल जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक लैब आपकी बाहर है वहां तक गई हुई है। तो इट्स ऑल इथरनेट। याद रखो कि जो स्टूडेंट है मोस्टली वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो हमेशा वायरलेस हैं। जैसे आपको अपने वाईफाई की एग्जांपल नजर आती है, जैसे आपको अपनी मोबाइल की एग्जांपल नजर आती है, भाई इसमें तो कोई तार नहीं है, क्यों तार पर उड़ाते हो? तो याद रखो कि ये एक खास जगह तक वायरलेस काम करता है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि मेरा लैपटॉप, इसका जो वायर एक्सेस रूटर लगा हुआ है व्हाइट कलर का, यहां तक वायरलेस है, उसके पीछे आगे सारी की सारी वायर है। तो इथरनेट, ये कहना कि ये बेकार है, ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, दैट इज ट्रू, टोटली फॉल्स। क्लियर होगी मेरी बात? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, 802 डॉट, इसके बाद अगर मैं कहूं 802.5 या 802.11, now this 802.5 is used by token ring, another LAN technology. The other one is 802 dot, जैसे अभी किसने कहा
वायशा, शाबाश, वाईफाई। इसी तरह अगर मैं कहूं 802.15 और कहूं सिद्रा बताओ, सिद्रा कहती है मैं इसको यूज भी करती हूं। ब्लूटूथ नहीं यूज करती? करती है तो फिर बताती क्यों नहीं है? ब्लूटूथ। इसी तरह 802.15.4 जिगबी, again is similar to the Bluetooth but low speed and more battery life technology। एंड ये दो बातें इसको किस टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि आपको बहुत पसंद है, उस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। फिजा, सेंसर्स। आप एक सेंसर आपने लगा दिया, मोबाइल को तो आप हर रोज चार्ज करती हैं, लेकिन सेंसर को तो आप महीने में भी चार्ज करना पसंद नहीं करेंगी। और सेंसर, एक सेंसर दूसरे सेंसर को बहुत कम डेटा देता है, इसलिए स्पीड इज नॉट ए कंसर्न। तो दैट अगेन मकसद इस वक्त मेरा ये टेक्नोलॉजीज आपको पढ़ाना नहीं है, मकसद ये है कि इसके स्टैंडर्ड्स आपको ये IEEE दे दिए। इसी तरह कई आपको जो हैं वो दे आर गिवन बाय द IETF। आपका पूरा TCP/IP सूट को ये मैनेज करते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसी तरह IERF, ITRF प्रॉब्लम अभी आगे आ जाएगा। रिसर्च को, लॉन्ग टर्म रिसर्च को, क्योंकि याद रखो कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में कुछ आपके करीब के गोल्स होते हैं और कुछ आपके दूर के गोल होते हैं। यानी कि यू मे थिंक अबाउट 30 years आफ्टर, 30 साल के बाद क्या होना चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात? तो यही चीजें यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। जी, तो ये इसमें सबसे पहले IEEE बताया ना अभी, इसी तरह IETF अभी बताया आपको, इसी तरह अयाना बताया था ना, अयाना भी पिछली क्लास में। और ये भी बताया था कि इसी तरह इसका कॉन्ट्रैक्टर है ICANN, क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, आई IPv4 IPv6 एड्रेसेस देता है। इसके अलावा आपको जो अगर मिसाल के तौर पे नूरुल हुदा कहे कि जी मैं NIC कार्ड बनाती हूँ, मैं अपनी इंटर तो इसको OUI चाहिए होगा, तो अयाना के पास जाके रजिस्टर करवाएगी और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगी। हम्म। तो ये भी काम उसका। अगर कोई अपना डोमेन बनाते हो तो लाजमी तौर पे आप चाहोगे कि आपका डोमेन का नाम किसी और के साथ सेम ना हो, किसी सूरत भी ना हो, तो अगेन आयाना इस चीज को मैनेज करेगी। तो ये आयाना के काम है, ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है। अभी मैंने आपको EIA TIA की एग्जांपल दी। मैंने आपको कहा कि इसके अलावा जो इसके भी नेटवर्किंग से भी पुराना जो है ITU, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। टेलीकम्युनिकेशन तो नेटवर्क से बहुत पहले से है, तो इसमें ITU-T आता है, ITU-R आता है। दे आर अगेन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज। और इनका ओके, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि जी व्हाट इट प्रोवाइड्स यू। डेफिनेटली दी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज प्रोवाइड यू द ओपन स्टैंडर्ड्स। Not only provide you the open standards, but it also provide you the, it also provide you the, it encourages the open standards, it discourages the proprietary solutions है। समझ आ गई? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इससे फायदा क्या होगा?
अच्छा जी, जब तक ये हमारा ऑन नहीं हो जाता, तो आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि आगे चलें, दैट्स गुड। तो आपको बताया हुआ है कि इट प्रोवाइड यू दी, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड्स, इसके मतलब एवरीवन इज यूजिंग टू मेक द सेम सेम स्टैंडर्ड टू मेक द चेयर। तो वही चेयर आप अपने यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो, घर में भी ले सकते हो, ऑफिस में भी ले सकते हो। तो सेम इज कि यू गेट द इंटरऑपरेबिलिटी। तो फिर अब आप एक कंपनी के गुलाम नहीं हो गए। अदरवाइज अगर आप एक कंपनी के ले लेते, तो फिर आपको होना पड़ता जी बाकी भी हमने एक्सपेंशन करनी है फॉर एग्जांपल, तो हमें उसी को इस्तेमाल करना है। नहीं, आपने एक कंपनी से कुछ लिया, आप दूसरी कंपनी से, अगर उसका उससे आप खुश नहीं है तो दूसरी कंपनी से चीजें ले लें। अगर कई बार खुश भी है लेकिन दूसरा कोई चीप आ गया है, तो यू कैन गो देयर। तो इंटरऑपरेबिलिटी, जैसे मिसाल के तौर पे आप घर जाते हैं के लिए एक्सेस रूटर खरीदते हो, बाजू का खराब हो जाता है, आप नया लेना चाहते हो, या आपको फील होता है कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे तो सिग्नल अच्छा है लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा नहीं है, तो यू वांट टू एक्सटेंड। तो आप ये नहीं है कि जो पहला वाला जो है वो मैंने टीपी लिंक का लिया तो दूसरा भी टीपी लिंक का लूंगा। आपका दिल चाहता है लिंक्सिस का ले लें, आपका दिल चाहता है तो सिस्को का ले लें, बिल्कुल ठीक कहा। हवावे का ले लें, ये भी बिल्कुल ठीक कहा। तो दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। देन कम्स दी कंपटीशन। हर कोई वही स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, तो कोशिश करेगा कि बेटर से बेटर तरीके से उसको इंप्लीमेंट करे। तो इससे कंपनीज के दरमियान में जब कंपटीशन आता है, तो दी थिंग्स द क्वालिटी ऑफ दी टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स। देन द इनोवेशन, नई नई चीजें जो है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है नुरुदा, वो कोशिश करती है कि नई नई चीजें इंडस्ट्री में लेकर आए, अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए। दोनों है ना, खैर दोनों की कंबाइंड कंपनी है। ओके, इज इट क्लियर? तो इनोवेशन, फिर हमने कहा है कि लास्ट क्लास में कि ये वेंडर न्यूट्रल है, यानी कि वेंडर किसी को ये सपोर्ट नहीं करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने कहा है कि ये नॉन प्रॉफिटेबल हैं, ये कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे। एंड फिर हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ओपन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करते हैं, जिससे न सिर्फ जो प्रोवाइडर्स हैं उनको फायदा है, बल्कि आम बंदे को भी फायदा है। तो हमने ये चीजें देखी। फिर हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर हमने कहा कि और क्या चीजें, मिसाल के तौर पे हाँ, और कंपनी और स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, जैसे अभी मैंने आईईटीएफ आपको बताया, और फिर बताया आईआरटीएफ, जो कि रिसर्च को प्रमोट करती है, लॉन्ग रन रिसर्च को। ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट दी आयाना, एंड वी टॉक्ड अबाउट दी आई कैप। ठीक है, ये लास्ट वीक हम पढ़े हुए है ना? नहीं, अच्छा। तो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है कि व्हाट दिस इज प्रोवाइडिंग, दिस इज प्रोवाइडिंग यू दी सबसे इंपॉर्टेंट चीज IPv4 और IPv6 एड्रेसेस, IPv4 और IPv6 एड्रेसेस। आज तो आपकी इसके बाद क्लास भी नहीं है। जिन्नात ने बताया है कि अदनान ने अपना काम कर डाला है। क्यों अदनान? इनका क्वेश्चन ये है कि भाई नॉन प्रॉफिटेबल रख के उनको फायदा क्या है? जी, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। ठीक है। तो द आंसर इज के बेसिकली, अगर मैं आपको कोई भी RFC आपके सामने खोल दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख लेते हैं, RFC किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। RFC क्या होता है? स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। तो आप कोई भी RFC मुझसे खुलवा लें, मिसाल के तौर पे 4861 ले लेता हूं, या 1918 ले लेता हूं, तो आप ये देखोगे कि ये नेबर डिस्कवरी आप IPv6 के लिए ये एक वो है, लेकिन इसके पीछे कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। कौन है? एलिविएट टेक्नोलॉजीज। तो कहने का मकसद IBM। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे यही बड़ी वेंडर्स ही हैं जो इनको रन करते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते कि लाजमी तौर पे अगर वो इस पे आ जाते कि जिससे पैसा कमाना है,
तो फिर एक तो नहीं है, तो मसले बनते। उन्होंने कहा एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसमें हम लोग ही पैसा लगाएंगे, उन चीजों को चलाएंगे, लेकिन इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, इट इज ओनली टू सर्व दीज कंपनीज। ये कंपनीज एक ही तरह की चीजें बनाई और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी बूम करेगी, और टेक्नोलॉजी बूम करेगी तो फायदा फिर हमारा ही है। तो यहां से पैसे मत कमाओ, कंपनी से पैसे कमाओ। अब क्लियर हो गया? ओके। इसी तरह अगर आप 1918 को भी देखना चाहें, मेरे ख्याल से आपने देखा था, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि अगर इस आरएफसी को मैं दिखाना चाहूं तो यहां भी आपको नजर आएगा कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे भी उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मिसाल के तौर पे यू कैन सी हियर दिस सिस्को, यू कैन सी हियर द सिलिकॉन ग्राफिक्स। तो वही कंपनीज इनके पीछे हैं, कोई राइप एनसीसी, तो वही कंपनीज इनके पीछे हैं, कोई बाहर से मखलूक नहीं आई हुई। ओके। तो जनाब, एक तो मैंने कहा कि ये क्या करता है, आपके लिए आईपीस देता है। दूसरा मैंने कहा कि ये आपको डोमेन नेम्स देता है, यूनिक डोमेन नेम, दैट इज इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे नवीद भी कंपनी बनाए और फैजान भी बनाए, और दोनों ही अपनी कंपनी का नाम www.xyz.company रख दें, तो फिर दुनिया जब आएगी इस कंपनी पे तो किसके उस पे लैंड करेगी। इसलिए जरूरी है कि दिस नेम शुड बी यूनिक। तो इस ये यूनिकनेस को डोमेन नेम्स की इंश्योर करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जब आप कंपनी, नूरदा ने खुशी से कहा कि जी मैं कंपनी बनाती हूं और मुझे OUI चाहिए, तो वो भी आप अयाना के पास जाओगे। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं कोशिश तो करूंगा कि जहां तक मुमकिन है, लेकिन टाइम कम है, कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर्स होती हैं, इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो कि एप्लीकेशन लेयर के नीचे है, आपको पता है, तो जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर से बात करती है तो लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं यहाँ पे। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया लॉजिकल, उमर मैंने नहीं कहा फिजिकल। नाउ दिस डोर इज अ फिजिकल डोर, दिस डोर इज ए फिजिकल डोर। तेरी कोई हार्डवेयर लगाया जाता तो मैं कहता इसके जरिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल TCP, इस एप्लीकेशन 1 से बात करता है, या एप्लीकेशन 2 से करता है, या एप्लीकेशन 3 से करता है, एंड सो ऑन। तो फिर ये फिजिकल होता। लेकिन मैंने कहा लॉजिकल, इसके बाद सॉफ्टवेयर में ये पोर्ट्स हैं। अब अगेन ये पोर्ट, हर एप्लीकेशन के लिए ये पोर्ट मुख्तस है। मिसाल के तौर पे आप HTTP इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, नहीं नजर आ रहा? ओके। आप HTTP इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपको पोर्ट नंबर 80 पे देगा। अगर आप HTTPS यूज कर रही हैं मरियम, तो फिर क्या होगा? मरियम तो आज आई नहीं, चले फिर सिद्रा पे डाल देते हैं। मेरे ख्याल सिद्रा पढ़ती नहीं है। इंप्रूव करो बच्चे, वी हैव ओनली 1 ईयर। तो या 1 ईयर के बाद खुशी होती है और या फिर मसला होता है, तो डिसीजन इज यूअर्स। तो HTTPS इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP मुजाहिद, एंड इट यूजेस पोर्ट नंबर 443। इसी तरह अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पे FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये TCP आपका किस पोर्ट से इस FTP से बात करेगा? पोर्ट नंबर 20 और 21 के जरिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे SSH की, पोर्ट नंबर 22। इसी तरह अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे टेलनेट की, पोर्ट नंबर 23। तो देखें, अगर दो एप्लीकेशन एक ही पोर्ट पे आती तो फिर क्या होता? मसला होता। दो एक ही पोर्ट पे डेटा आता तो TCP भी सोचता है कि किसको दूं। तो इसका मतलब हो सकता है व्हाट्सएप का डेटा जो है फेसबुक पे जा रहा होता, और फेसबुक का कहीं इंस्टाग्राम पे जा रहा होता, और ये आप नहीं चाहते। तो इसलिए इसका मतलब है कि हर एप्लीकेशन के लिए एक डेडिकेटेड पोर्ट होनी चाहिए। वो पोर्ट भी मुझे कौन देगा? अयाना देगा। इंपॉर्टेंट काम करता है ना। वेरी नाइस जी। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अभी मैंने आपके साथ IEEE के बहुत से स्टैंडर्ड शेयर किए। इसी तरह अभी आपने EIA TIA की बात की, अभी आपने 568A और 568B की बात की, अभी आपने ITU की बात की।
अभी आपने ITU-T जो कि टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड देता है, इसी तरह इट्सी मोबाइल के, मिसाल के तौर पे यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ UMTS। नोएडा इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है कि नहीं? इसमें नहीं की हुई। ये 3G है, थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल सिस्टम्स। 5G में करेंगे। तो दिस इज अगेन गिवन बाय, स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय ITC। इससे पहले GSM फोरम था, GSM अलायंस था, 2G के स्टैंडर्ड देता था। डू हैव द आइडिया? 1G 2G 3G 4G, ये तो 5G पे डायरेक्ट चले गए। क्या जी? कैसे याद रहेंगे? पढ़ के देखे फिर भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फील्ड में या इसको अपनाओगे कि हमने इसी में काम करना है, तो फिर याद हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी और फील्ड में जाना हो तो आपकी मर्जी। पेपर के लिए याद करने पड़ेंगे, ये बात है। उसके बाद देखें, नुलदा के पास जवाब है, बेटा भी नहीं लगता, फिर पेपर में नहीं डालेंगे इसका। ठीक है? तो पेपर मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है? क्या करें? पेपर बस बार पेपर ये बना देगी। ठीक है? और चेक करने के लिए फिर फिजा को लगा देंगे, और रिजल्ट जो है वो उमर दे देगा। नहीं 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 नहीं, लड़कों को नहीं देना चाहिए। वो कह रही, आशा कह रही है लड़कों को नहीं देना, कहती है काम मैं कर दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आते हैं रेफरेंस मॉडल्स पे। तो रेफरेंस मॉडल हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 4 हैं। एक TCP/IP मॉडल, एक जो कि मोस्टली IETF उसको डील करता है। फिर हमने कहा है कि जी OSI मॉडल, जो कि ISO ने दिया। फिर हमें एप्पल ने दिया एप्पल टॉक, और नोवल नेटवेयर दिया नोवल वालों ने। तो ये 4 हमने कहा। ये 2 क्यों मर गए? क्योंकि ये प्रोप्राइटरी थे, ये दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किए। तो इन्होंने अपने आप को अबंडन किया एंड शिफ्टेड टू दी TCP/IP मॉडल। दैट द रीजन TCP/IP मॉडल बिकम ए स्टैंडर्ड विच इज ए डिफेक्टो स्टैंडर्ड। क्लियर? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ इन 2 का ख्याल रखना होगा। जबकि आपका डिपार्टमेंट जिस बंदे ने बनाया था वो इसका एक्सपर्ट था, नोवल का, ख्वाजा मोहम्मद याहया और डॉक्टर तारिक जिदून। क्या कहा? मुझे वो नहीं, अल्लाह ना करे। हैं? आजकल कनाडा में वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड द सेकंड वन इज, नहीं नेटवर्किंग के तो नहीं, तारिक जिदून साहब जो थे उनका नेटवर्क से वो था, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट में था, MIS में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। तो ये डिपार्टमेंट आपका इन 2 लोगों ने, इन पे बहुत इनका काम है। एनी आगे बढ़ते हैं जी। तो हमने बात की, जब हम 2 में बात करनी है सिर्फ, एक OSI में और एक TCP, और बाकी 2 को भूल जाना है। ठीक है? अब यहाँ पे मुजाहिद आप देख रहे हो कि पहली 3 OSI में 7 लेयर्स हैं, और मैंने आपको याद रखने के लिए याद कराया था कि प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब क्या किया गया? इन लेयर्स ने इन 3 लेयर्स को इकट्ठा करके इन्होंने एक लेयर बना दी। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर उसी तरह, नेटवर्क लेयर का या इंटरनेट का कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है।
यहाँ पे आपकी दिल चाहे तो आप इसको एक में भी रख सकते हैं और नेटवर्क एक्सेस लेयर के हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। मैं 5 लेयर के साथ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि कई बुक्स भी 5 ही लेयर के साथ जाती हैं। इवन अगर मैं आपको आपका पसंदीदा नेटकैट दिखा दूं तो वहां भी 5 लेयर हमें नजर आती हैं। एनी हाउ, तो चूंकि आपको पता है इसलिए बताने की जरूरत नहीं। अब एक एक लेयर की बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जिसका काम एप्लीकेशन से डेटा लेना और एक प्रोसेस क्रिएट करना। क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट को पता है, अदनान को भी पता है, कि जब भी कोई एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो नेटवर्क एप्लीकेशन है चाहे वो नॉन नेटवर्क एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे इस वक्त पावर पॉइंट चल रहा है, अदनान कहता है बहुत अच्छा नेटवर्क का एप्लीकेशन है। क्यों अदनान? इसका नेटवर्क के साथ क्या तल्लक है? इसका नेटवर्क के साथ कोई तल्लक नहीं है। दिस इज ए नॉन नेटवर्क एप्लीकेशन। इट इज सॉफ्टवेयर तो नेटवर्क वाला भी, मिसाल तो जूम अभी मैं यूज कर रहा हूँ, जूम इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर। तो ये नहीं कहना कि जो सॉफ्टवेयर है वो नेटवर्क एप्लीकेशन है और जो नेटवर्क जो नहीं है सॉफ्टवेयर वो कोई और एप्लीकेशन है। बोथ आर सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन सम सॉफ्टवेयर आर फॉर दी नेटवर्किंग एंड सम आर फॉर नॉन नेटवर्किंग रीजन। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एसक्यूएल है। तो you use these applications, these are non-network. They don't have any relation with the networks, but some are related to the network. Like for example, your Facebook, like for example, your YouTube, even any social media, in other words, like Twitter, Instagram, Zoom, Meet, all these are network applications. तो जब भी मैंने कहा कि चाहे एप्लीकेशन कोई भी हो, फिजा कहती है कि अगर आप आर्ट कंट्रोल डेल करके बताएं और टास्क मैनेजर में चले जाएं तो पता चलता है कि जो भी एप्लीकेशन हो रही, देखिए इसमें जूम चल रहा है, तो जूम के प्रोसेसेस इस वक्त तो मेरी इतनी मेमोरी खा रहे हैं, इतनी रैम खा रहे हैं, इतना मेरा सीपीयू खा रहे हैं, इतनी मेरी डिस्क को खा रहे हैं, इतनी मेरे मैनेटो को खा रहे हैं, इतने मेरे जीपीयू को खा रहे हैं, इतनी मेरी पावर को खा रहे हैं। आशा को बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, तो लेकिन लाजमी तौर पर टू गेट समथिंग यू हैव टू पे समथिंग, तो आई एम पेइंग, नो प्रॉब्लम। इस तरह आप देख रहे हैं गूगल क्रोम, अगेन ए वेब ब्राउजर, ए वेब क्लाइंट, इट इज ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम मी अराउंड मोर देन हाफ जीबी, अराउंड 600 मेगाबाइट्स। ये तो थैंक्स के रैम इतनी है कि इतनी इस्तेमाल होने के बाद भी कह रहा है 37% यूज है, बाकी इसका मतलब है कि अराउंड 63% अवेलेबल है फर्दर। क्लियर होगी मेरी बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पता चला कि जब भी कोई एप्लीकेशन चलती है तो क्या चीज प्रोड्यूस करती है? प्रोसेस। तो यहां पर भी एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है लेडीज एंड जेंटलमैन? शायद क्या काम है? प्रोसेस क्रिएट करना। अब मिसाल के तौर पे इधर मैंने गूगल को क्रोम में कुछ लिखा, www.netacad.com लिखा। अब ये जाके रिक्वेस्ट करेगी किसको? सर्वर को, डीएनएस को नहीं, सर्वर को। डीएनएस को भी कर सकती है लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि एक वेब क्लाइंट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वेब सर्वर पे भी एक प्रोसेस बन जाएगा। इसका मतलब फिर दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ बात करेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस, इसका मतलब एप्लीकेशन का काम क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। वेरी नाइस, नूरुल को याद भी हो गया, पेपर में आएगा तो नंबर हो गए। नहीं आता पेपर में, उसने निकाल दिया पेपर से। इस बार कंफर्म है कि पेपर यही बना रही है। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटेशन डे। एज द नेम रिप्रेजेंट्स, प्रेजेंट करना। प्रेजेंट मीन फॉर्मेट करना, उस शक्ल में लेकर जाना जो कि नेटवर्क के लिए रिक्वायर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, कंप्रेस करना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी, स्पेशली हर जगह पे आप नहीं चाहते, लेकिन स्पेशली आप वायरलेस में तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी बैंडविड्थ जाया हो।
आपकी कैपेसिटी जाया हो, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दिस। क्लियर? So in this case, ladies and gentlemen, you may compress your data. You may compress your application data. Then is the sorry, the third thing is you may encrypt it. आप चाहते हैं कि कोई और देख भी ना सके, what's your name? उसवा, कि कोई और देख भी ना सके। तो अगेन दिस इज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर। तो अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द जॉब ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। फिर सेशन लेयर, create a session between the client and server, for example, manage it, and then terminate it when not required. Session. Then is and all these things combined together can be placed in a single layer, application layer in the TCP/IP suite. सेशन से मुराद कि जब आपने किसी दूसरे डिवाइस के साथ, किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ बात करनी है, तो आपने उसके साथ अपना एक कह लें कि कनेक्शन बनाना है। तो ये कौन बनाएगा? ये लेयर बनाएगी कि जी हाँ, अब ये चल सकता है। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, द ट्रांसपोर्ट लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो पहला क्या बताना चाह रही हैं आप? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम फ्लो कंट्रोल। यस, वन ऑफ द टास्क ऑफ दिस लेयर इज फ्लो कंट्रोल। क्या आपके कम्युनिकेशन को तेज करना चाहो या आहिस्ता करना चाहो। जैसे मैं अगर चाहूं तो अभी जब आए तो ये फैन नहीं लगे हुए थे, इसका मतलब कि द फ्लो ऑफ करंट वाज स्टॉप्ड। जी मैंने ये प्रेस किया तो ऑन हो गया। अगर मैं दोबारा करूं तो इट कैन बी स्लो डाउन और कैन बी मेक फास्ट वन। तो दैट विच मीन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द फैन। सिमिलरली जी, सेगमेंटेशन भी यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक कहा। के आपका डेटा तो मे बी 10 गीग का है, आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके कभी 1000 बाइट दिए, कभी 2000 बाइट दिए, कभी 500 बाइट दिए, कभी 800 बाइट दिए, देते गए और वो आगे चलते गए। तो ईच वन इज कॉल्ड सेगमेंट। इंडेक्सिंग कह लें, लेकिन उसको हम कहेंगे सीक्वेंसिंग, कि हम उसको एक नंबरिंग दे रहे हैं, सीक्वेंस दे रहे हैं, ऑर्डरिंग। अगर रीट्रांसमिशन, तो ऑल ऑफ दीज आर दी टास्क विच आर गिवन बाय रिलायबिलिटी। all are these are tasks given by the, and very important one thing more, कि मल्टीपल एरर नहीं है, एरर नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, एरर का जो है वो इतना कमजोर है कि उसको हम एज ए मेज फीचर के तौर पे नहीं, चेकसम है, लेकिन वो भी फिर इतना इतना ताकतवर नहीं है कि हम उसको उसका फीचर कह दें। नहीं, हाँ, मैं बात ही कर रहा था कि आपने गौर किया होगा कि नॉर्मली एप्लीकेशंस में आप एक वक्त में एक एप्लीकेशन चला सकते हो, लेकिन यहां पे आप एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, बिकॉज ऑफ दीज पोर्ट्स। अभी मैंने बताया था, जो कि किससे आपने खरीदी है पोर्ट्स? अयाना से खरीदी हैं। तो अयाना से ये जो पोर्ट्स आपने खरीदी हैं, ये गवर्न करती हैं कि डेटा एक दूसरे का मिक्स नहीं होगा, इवन व्हेन दी साइमल्टेनियसली मल्टीपल एप्लीकेशंस आर टॉकिंग, और इवन द सिंगल एप्लीकेशन विद मल्टीपल इंस्टेंसेस। मिसाल तो मैं गूगल के साथ इस वक्त मिलियन लोग बात कर रहे हैं, तो मिलियन लोग, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि वो एक ही एप्लीकेशन के साथ, वेब सर्वर के साथ बात कर रहे हैं, एक ही वेब एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका डेटा मिक्स नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इट इज डूइंग मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर, राउटिंग, एड्रेसिंग, राउटिंग, एड्रेसिंग, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हर लेयर एक काम करती है जो हर के साथ आप लगा सकते हो। जैसे कि आपको कोई पूछे कि ये टीचर क्या करते हैं, हर टीचर के लिए तो आप कह सकते हो पढ़ाता है, और यहाँ पे आयशा कहती है इनकैप्सुलेशन करता है। हर लेयर इनकैप्सुलेशन करती है। अगर इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया तो डी इनकैप्सुलेशन भी पता है, घटाना भी तो है ना। तो इजिली आप ये बातें लिख सकते हैं।
इसी तरह डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर आपको लैन के अंदर लोकल या नेटवर्क में कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट करती है, और आपको दो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एड्रेस देती है जिसको आप मैक एड्रेस कहते हो। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि अभी किसी ने कहा था, एरर डिटेक्शन करती है डेटा लिंक लेयर। एंड फाइनली फिजिकल लेयर क्या करती है, इनकोडिंग करती है, मीडिया देती है, चाहे वो मीडिया गाइडेड है कि अनगाइडेड है। और मजे की बात, ऊपर की लेयर को बेनियाज कर देती है कि डोंट केयर अबाउट द मीडिया, बस आप दे मैं लेकर जाऊंगा, चाहे मीडिया कोई भी है। समझ आए? मीडिया के मुताबिक फिजिकल लेयर उसको कन्वर्ट कर देती है। अगर ऑप्टिकल है तो ऑप्टिक में ले जाएगी, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में ले जाएगी, अगर एयर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में ले जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा। नेटवर्क में क्या होती है, क्या होती है? लॉजिकल एड्रेस, एड्रेस क्या ना, एड्रेस लॉजिकली है सिर्फ वहां पे। नेटवर्क लेयर में जो एड्रेस है दैट इज ए लॉजिकल एड्रेस, चाहे वो IPv4 है चाहे वो IPv6 है, दैट इज नेटवर्क लेयर। एंड द सेम एड्रेस इज यूज फॉर राउटिंग, फॉर फाइंडिंग द बेस्ट पाथ्स। क्लियर हो गया? ओके ओके। आज लोग क्यों कम है? इससे पहले क्लास थी? फिर तो क्लासें हुई हैं, उनमें भी तादाद इस तरह थी, उसमें ज्यादा लोग थे। क्या वजह है कि लोग क्लास में नहीं आते? इससे मतलब है कि टीचर ये दुआ करा करे कि बारिश ना हो, स्टूडेंट आ जाया करें। अच्छा जी, तो अब हम ये देखना चाहते हैं अबाउट दी बेनिफिट्स ऑफ द लेयर्ड मॉडल। बेनिफिट्स, क्या फायदे हैं? लाजमी तौर पे हम इस सारी चीज को एक, यानी कि जब हम मिसाल के तौर पे कंप्लीट एक ही यूनिट के तौर पे भी रख सकते थे। जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग सारे करते हो, कुछ हद तक प्रोग्रामिंग के साथ वास्ता रहा है और रहेगा, तो इन दिस केस आपको पता है कि आप किसी प्रोग्राम को एज ए सिंगल लिख सकते हो, मे बी 1000 लाइन्स, लेकिन यहां तो अगर होगा तो शायद मिलियंस ऑफ लाइन्स का होगा। लेकिन आप इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि आप फंक्शंस लिखें, तो आप यू आर डिवाइडिंग योर प्रोग्राम इनटू सिंपलर पीसेस। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप उसको ऑब्जेक्ट्स में ले जाओ, ऊप्स में ले जाओ, इट्स अगेन यू आर डिवाइडिंग ए बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर एक रखा जाता तो क्या, और अगर इसको तोड़ दिया गया है मल्टीपल लेयर्स में तो इसका क्या फायदा है? इस मॉड्यूलर करने का फायदा क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। इस मॉड्यूलर करने का फायदा क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला फायदा यह है कि हर लेयर इंडिपेंडेंट है। इस वजह से अगर उमर कहता है कि जी मुझे लेयर 2 पे काम करना है, तो बस इसको लेयर 2 का एक्सपर्ट बनना है, इसको 3 और 1 का कोई ज्यादा इल्म होना जरूरी नहीं है। जैसे मेडिकल फील्ड में होता है कि अगर एक शख्स मिसाल के तौर पे आई स्पेशलिस्ट है, और अगर आप उसे कहें कि जी मेरा न्यूरो का मसला है, तो वो आपका ये मसला हल करने के लिए नहीं आपको हेल्प करता। आप कहते रहें कि जी दोनों के दरमियान में कोई आधे इंच का फर्क है, वो कहता है बस आधा इंच ही काफी है। क्लियर? इसी तरह अगर आपके उसको कहें कि जी मैं आई के वाले के पास जाके उसको कहूँ कि जी ENT का मसला है, तो ENT भी करीब है, लेकिन वो आपको नहीं सर्व करता उसको। इस एरिया का वो कहता है मुझे बात करो, बाकी के बात मत करो। तो यहां भी देखें, एक एक लेयर के आप एक्सपर्ट हो गए। इस वजह से फायदा क्या हुआ कि एक बंदा लेयर 2 पे काम कर रहा है, और दूसरा बंदा या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप लेयर 3 पे कर रहा है, कोई तीसरा लेयर 4 पे कर रहा है, और तीनों लेयर इकट्ठी डेवलप हो रही हैं। यानी इट इज नॉट लाइक ए बिल्डिंग, कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं विच इज ऑफ 20 फ्लोर्स फॉर एग्जाम्पल, तो दिस 20 फ्लोर बिल्डिंग में अगर आपके मिसाल के तौर पे 19 नंबर पे चले, आपका डिपार्टमेंट रहना है, आपको पता चल गया, तो क्या उमर जाके उसके कॉन्ट्रैक्टर को कह सकता है पहले 19 वाला बना दो, वो हमारा वह है,
बाद में खैर 1 2 3 भी बना लेना, नहीं कह सकता। पहले वहां पे सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन यहाँ सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप फोर्थ में काम करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे करना चाहते हो, करो। आप 3 पे काम करना चाहते हो, यानी नेटवर्क लेयर पे करना चाहते हो, करो। तो यूं क्या चीज वो हुई, स्पीड पेस इंक्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट आ गई। और छोटी जगह पे जब आप काम कर रहे हो तो यू आर एन एक्सपर्ट देयर देन, जो कि शायद पूरी बॉडी का अगर आप उसको देते तो कभी भी वो ना होता। क्या हुआ, गर्मी तो नहीं है क्लास में? अच्छा जी। तो क्या हुआ फिर, आप भी 2 पे काम कर रही हो, दूसरा भी कोई 2 पे ही काम कर रहा है। तो पे आपने कोई लिख कर तो नहीं दिया होगा मैं 2 पे कर रहा हूँ, तो दुनिया में कोई भी और 2 पे नहीं करेगा। तो इस तरह आपका उनके दरमियान में क्या आ गया, कंपटीशन। आप भी उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो तो वो भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा। ठीक। तो यूं जल्द अज जल्द आप अपने प्रोडक्ट का सॉल्यूशंस लेकर आते जाएंगे। तो यही वो कह रहा है कि सबसे पहला तो यह है कि इस वजह से, नंबर 1, असिस्ट इन प्रोटोकॉल डिजाइन। अब जो भी प्रोटोकॉल आप डिजाइन कर रहे हो, लेयर्स की वजह से आप एक प्रोटोकॉल पे कंसंट्रेट कर रहे हो, आप पूरे के पूरे स्टैक पे नहीं कर रहे हो। फिर हमने कहा कि क्या हुआ, इससे फास्टर हुआ कंपटीशन। नंबर 3, प्रिवेंट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी चेंजेस इन वन लेयर अफेक्टिंग अदर। अगर आप 2 पे काम कर रहे हो तो इससे 3 और 1 को इफेक्ट नहीं हो रहा। यू डोंट हैव टू वरी कि ओ मैंने 2 में चेंज कर दिया, अब जाके 3 में भी करना पड़ेगा, अब 4 में भी जाके करना पड़ेगा। अगर एक ही होता तो फिर करना पड़ता। और नॉर्मली जब चेंजेस इस किस्म की जाती हैं तो एक चेंज के पीछे, मिसाल के तौर पे आप आपने काम प्रोग्रामिंग भी करते रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में एक जगह पे चेंज करना हो तो बाज़ औक़ात 70 जगह पे जाके चेंज करना होता है। और अगर 70 में से 69 जगह पे आप चेंज कर दें, एक जगह पे ना करें, तो नुलोजा कहती है फिर भी प्रोग्राम नहीं चलता। तो यहां पे फायदा ये है कि नहीं, यू आर ओनली कंसंट्रेटिंग एट अ सिंगल पॉइंट एंड यू आर यूजिंग दी सेम नेटवर्किंग फंक्शंस। हर लेयर की फंक्शंस डिस्क्राइब्ड हैं, अभी मैंने डिस्क्राइब की। क्लियर? देन इज दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज दी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टीसीपी एंड यूडीपी का कंपैरिजन, एंड आई नहीं किया है। ओके। एंड देन कम्स दी, इस पे हम देखते हैं, देन कम्स दी डेटा इनकैप्सुलेशन। In the data encapsulation, ladies and gentlemen, you talk about first of all in the encapsulation, अभी आप में से किसी ने कहा था सेगमेंटिंग, कि आप बड़े डेटा को छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हो। यानी कि आपकी एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी की एग्जांपल लूं, तो माई कैमरा, माई माइक इज गेटिंग सम, generating some bits or bytes. इट इज नॉट वेटिंग फॉर कि मैं 1.5 घंटा बात कर लूं, पूरा सेशन हो जाए और कोई 2 GB की फाइल बन जाए तो फिर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर को दूंगा। नो, व्हाट इट इज डूइंग, मिसाल के तौर पे अगर आधे सेकंड में या फ्यू मिली सेकंड में 1000 बाइट्स मिले, दे दो नीचे। अगले वन था, अगले लेट इट बी 500 मिली सेकंड में मैंने कुछ भी नहीं किया तो 200 बाइट्स बने। अगले में मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस की तो 2000 बाइट आ गए। तो वेरिएबल साइज के बाइट्स आप नीचे की लेयर को दे रहे हैं, ईच वन इज कॉल्ड ए सेगमेंट, ईच वन इज कॉल्ड अ सेगमेंट। इज इट क्लियर? सो दिस दिस इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एक तो मेन फायदा ये हुआ कि अगर मिसाल के तौर पे ये जेंटलमैन है, इसका मतलब है कि लेट करें कि यहाँ पे फैजान बैठा हुआ है और यहाँ पे लेडी है, तो हम उस, जी रिकॉर्डिंग ने जो ही आपने कहा उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर, जो वो चाह रहे हैं उसने बता दिया, और जो उसने चाहा वो आपने समझ लिया। अच्छी बात है जी। तो बात हम ये कर रहे थे कि
अगर मिसाल के तौर पे उस्मा ने यहां से एक 10 GB की फाइल इस नेटवर्क पे डाल दी, आज 10 G की बात कर रहे हैं, कल इट विल बी 50 G, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम द साइज ऑफ द फाइल्स आर इंक्रीजिंग। तो ये अगर मिसाल के तौर पे लेट इट बी 2 आवर्स लेता है, सॉरी 2 आवर्स लेता है, तो 2 आवर्स के लिए उस्मा ने ये मीडियम पकड़ लिया और फैजान गरीब इंतजार में बैठा रहेगा, विच इज नॉट डिजायर्ड। इसका मतलब है कि यहाँ तो मैंने एक फैजान कहा, अगर उमर भी है, मुजाहिद भी है, अदनान भी है, सोने वाले भी हैं, तो सारों को मसला क्या होगा, वो सब समझेंगे कि जी नेटवर्क तो काम ही नहीं कर रहा, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। और मजे की बात है कि अगर उस वक्त को पता, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद पता चला कि जस्ट एक बिट एरर में है, तो दिस 110 GB फाइल विल बी कंसिडर्ड एज गार्बेज। तो उसमें भी कहेगी जी कोई कोई मेरा डेटा गया ही नहीं है, रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, और फिर भी एक बिट गलत हो सकती है, तो इसकी वजह से कोई स्पीड फील ही नहीं होगी। लेकिन जब आपने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, पीसेस में तोड़ दिया, सेगमेंट बना दिए, तो आप लाजमी तौर पे कभी फॉर फ्यू माइक्रो सेकंड उस वक्त इस्तेमाल करें, तो अगले चंद माइक्रो सेकंड में फैजान इस्तेमाल कर रहा है। इसमें इस तरह सबका डेटा जाएगा, तो हमें क्या फील होगा कि हमारी स्पीड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। फिर हमने कहा कि स्पीड इंक्रीज हुई। दूसरा, एफएससी से, मैट्रिक्स से अगर आपने पढ़ा है, तो आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी होती थी आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट तो आप कर रहे हो, अगर यहाँ आउटपुट भी आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो गई, बढ़ गई, विच इज ग्रेट बिकॉज ऑफ द सेगमेंटेशन। फिर हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सेगमेंट को करोगे तो चंद मिली सेकंड की चीज जाया हुई, और अगर 10 G की करोगे तो 2 घंटे की चीज चली गई। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे 10 GB दे रहे हैं, तो इसमें एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर आप मिसाल के तौर पे 10 KB की दे रहे हैं, तो इसमें एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपका सवाल जवाब यही होगा कि जितना इसका साइज कम है, इसमें कम एरर के चांस है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आपने लास्ट स्लाइड के अंदर चीजों को छोटे पीसेस में तोड़ दिया, यानी सेगमेंट्स बना दिए। तो लाजमी तौर पे अगर आपने सेगमेंट बनाए हैं, तो डेस्टिनेशन पे इनको जोड़ना भी पड़ेगा, रीअसेंबल भी करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? तो अब अगर, और आपको पता है यहां तो एक ही रास्ता दिखाया गया है कि बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन देयर इज वन वे, बट यू अंडरस्टैंड कि देयर इज नॉट ए सिंगल वे। फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग नाउ टू द जू, and reaching to the zoom have multiple ways, multiple paths, and even within the same session मेरे सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं वो एक ही रास्ते से नहीं गए। तो प्रोबेबिलिटी बड़ी ठीक ठाक है कि हो सकता है कि जो पहला पैकेट मैंने भेजा है वो आखिर में पहुंच जाए, या वो मिडिल में पहुंच जाए, और जो मैंने आखिर में भेजा है वो पहले पहुंच जाए। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि आपको मैं कहूं कि कैंट से आपने मेरे लिए कुछ लाना है, आप में से किसका घर कैंट में है? मुजाहिद का। तो इसका मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि मुजाहिद ने आपको दावत पे बुला लिया है। हुआ है, देखें जी, वो कह रहा हुआ है। अब होगा क्या, कुछ लोग जो हैं वो माइट भी यूनिवर्सिटी रोड से जाएं, कुछ हो सकता है कि रिंग रोड से तरफ से चले जाएं, कुछ हो सकता है कि हमारा जो एयरपोर्ट है इसके बैक एंड पे भी रास्ता है, उसकी तरफ से चले जाएं, और चौथा रास्ता जो है जू में, इस जू के करीब से भी तहकाल की तरफ से है। तो 4 मुख्तलिफ रास्ते हैं। हो सकता है जो सबसे आखिर में यहां से निकले वो सबसे पहले पहुंच जाए, और जो सबसे पहले निकला था वो सबसे आखिर में पहुंच जाए। तो अब लाजमी तौर पे जब वो आप ऑर्डर में नहीं होंगी चीजें, तो फिर तो ये ऐसा एक मैसेज की एग्जांपल आपको दूंगा कि आपका मैसेज ये हो कि मिसाल के तौर पे ये मैसेज हमने मुजाहिद को लिखा, तो होना तो ये चाहिए कि आखिर में लिखा हो, शुरू में लिखा हो, डेयर मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम, होपिंग यू विल बी फाइन एंड वी आर कमिंग, वेट फॉर अस, और नीचे लिखा हुआ हो आपका नाम, और आखिर में लिखा हो वस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर ये मैसेज के ये पीसेस आगे मिक्स हो गए,
तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि शुरू में लिखा हो अदनान खान, उसके बाद लिखा हो वालेकुम अस्सलाम, और आखिर में लिखा हो अस्सलाम वालेकुम और अदनान। तो अब आप खुद सोचें कि इस मैसेज का क्या मीनिंग है। इट इज लाइक गार्बेज, समझ ही नहीं आ रहा किसके लिए लिखा गया और किसने लिखा है। तो यहाँ पे यही काम किसका मतलब है कि आपको जब आपने तोड़ा है पीसेस में, तो जोड़ने के से पहले आप इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। इस नंबरिंग से आपको क्या फायदा, दो फायदे होंगे। एक तो असेंबलिंग हो जाएगी, नंबर टू, अगर कोई डिसऑर्डर चीजें आएंगी तो आप उसको दोबारा ऑर्डर में कर सकोगे। तीसरा, अगर कोई पैकेट रास्ते में गिर गया है तो आप बता सकोगे कि मुझे ये पैकेट दोबारा भेजो, ये सेगमेंट दोबारा भेजो। तो वही सिर्फ आपके लिए वापस आ जाएगा जिसमें एग्जैक्टली वही चीज है जो आप मांग रहे हो। समझ आ गई? तो दैट इज द फंक्शन ऑफ दी, दैट इज द फंक्शन, दैट इज द टॉपिक सीक्वेंसिंग, दैट इज द टॉपिक सीक्वेंसिंग। नहीं बच्चे, आप हमेशा मेरा आधा घंटा खाते होते हैं, आज तो पूरा देना। नहीं नहीं, बाकी बाकी तमाम क्लासेस सेक्शंस ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं। दे विल बी स्टार्टिंग न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीक। अभी आपको ब्रेक देते हैं थोड़ा सा, अभी टॉपिक तो खत्म हो ना कम से कम। अब हमने कहा कि जनाब हमारा असल टॉपिक था तो इनकैप्सुलेशन। तो अब क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है, जैसे अभी हमने जूम की एग्जांपल ली। अब जूम इज क्रिएटिंग डेटा डेटा डेटा, and this data is given to the first data is given to the transport layer, and transport layer will add its own header to it. And now we will call it not something data, but we will call it a segment if it is done by TCP. And if it has been done by UDP, it will be called as the UDP datagram. UDP datagram. Now, this whole something will be given to the next layer. And we may call it that what we have received is, you may call it a segment, but generically you can call it the that layer PDU. मिसाल के तौर पे ये जो चीज बन गई, you may call it a segment, but you may also call it the transport layer PDU. Transport layer PDU. क्लियर? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसी तरह जब आप नेक्स्ट लेयर को देंगे और उसने हेडर लगा दिया, यू मे कॉल इट ए पैकेट और यू मे कॉल इट आईपी डेटाग्राम, but generically you may call it the network layer PDU. Similarly, all that will go to the next layer. So what you have received, you may say I have received a packet, or you may say I have received a IP datagram, or you may say I have got a PDU of the network layer, and you will be adding your own header and trailer to it. So adding these headers or trailer is known as data encapsulation. So what you have at the application layer, your data, your message. What you have at transport layer, your segment or UDP datagram. Whatever you have at the network layer, packet or IP datagram. Whatever you have at the data link layer, your frame. And whatever you have at the physical layer, you may call it the bit, but I will call it a signal. So it is written here. Then is the, ladies and gentlemen, the same thing, that you have the data given by the application layer. You add a header to it. And ladies and gentlemen, if you are using TCP, this header of minimum size of 20 bytes, but it can go up to 60 bytes. But if it is a UDP, it is not TCP, but it is UDP, it will be 8 bytes fixed. Then you will go to the next layer. Either you will have an IP version 4 or version 6. If it is a version 4, you will have a minimum of 20 bytes you will be adding. And if it is IPv6, how many, Usma? 40 bytes. Very nice. If it is, again, it depends upon the technology. So you may be using the Ethernet, but what I am using presently is the Wi-Fi.
So depending upon whether you are using Ethernet or Wi-Fi or Bluetooth or Zigbee or token ring or frame relay or Sonnet or SDH, whatever, accordingly you will be adding the header and trailer. And then to the physical medium, you will send them toward the destination. But here on the, it is definitely the medium. So it should be that here you may say they are not these things, but they are 1 and zeros. But I will say it is not 1 and zeros, but it is the signals. समझ आ गई? So the same thing has been shown here, the bits, but you can call it the converted into signals. Clear होगी मेरी बात? तो यही जब हटाएगा तो डी इनकैप्सुलेशन, दोबारा लगाएंगे तो री इनकैप्सुलेशन, तो होता रहेगा जब तक के डेस्टिनेशन पे ये डेटा नहीं पहुंच जाता. इज इट क्लियर? मैंने भी 8 बजे शुरू किया था. आपने क्यों नहीं किया? तो स्लाइड पे लिखा हुआ है कि नाश्ता नहीं करना. और मैंने देखा था आप बाहर 5:45 बजे आके खड़ी हो गई थी.